उन्होंने इश्क पार्ट 3 ईशा की बात पर जयेश की आंखें चमक उठती है। वह बिल्कुल भी देर न करके वहां से निकल जाता है। वहीं ट्रेन में ओमकार जी और उनका बेटा अंश दोनों अभी भी सो रहे थे। ट्रेन की खिड़की खुली थी, जिस वजह से हल्की हल्की हवा का झटका दोनों को बाहर बाहर तरंग कर रही थी। तभी अचानक ही ओमकार जी की आंखें खुलती है और वह एक झटके में उठकर अपने बगल देखते हैं तो उनकी आंखों में डर साफ झलकता है, क्योंकि वह जहाँ बैठे थे वह इलाका पूरा खाली था और उसका बेटा भी उनके बगल में गायब था। उनके दिमाग में अब एक डर सताने लगा। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया कि अभी उनके बंगले में एक लंबे कदम का पिशाच गिरता है और दूसरे और फिर तीसरी, जैसे ही करते करते कम से कम 7 पिशाच ओमकार जी के बगल में गिरते हैं। ये बहुत ज़्यादा डरावना था। वह ओमकार जी अब अपने नज़रें सामने उठा के सामने देखते हैं, जहाँ उनका 10 साल का बेटा किसी के बाहों में झूल रहा था। वो शिक्षक अंश को वहीं बगल की सीट पर लेटाकर ओमकार जी से कहता है, क्या आप इसी के लिए मेरे पास आ रहे थे? जी माय लॉर्ड। ओमकार जी ने अपना सर झुकाकर आराम से अपना जवाब देते हैं। तभी वह सामने वाला शख्स सारे गिरे हुए पिशाचों को देखकर कहता है, मुझे समझ नहीं आता, क्या तुम लोग भूल जाते हो कि मुझे हर वह शिकार पसंद है जो मेरी नज़र में आ जाए, और इसीलिए तो लोग मुझे रुद्र कहते हैं। इतना सुनने के बाद वह सारे पिशाच कहीं हवा में की तरह गायब हो जाते हैं। वहीं रुद्र की आंखें फिर एक बार ओमकार जी पर टिक जाती है, जो अभी भी अपने नजरें नीचे किए हुए खड़े थे। वह उनका बैठने को बोलकर अंश को देखते ही कहते हैं, इसे बचाने के 2 तरीके हैं। पहला, अगर मैं इसे काट लूं तो पर ऐसा करने से वह भी पिशाच हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता। और दूसरा, इतना कह कर ओमकार जी ने की ओर देखा, जो बहुत उम्मीदों से रुद्र को देख रहे थे। ओमकार जी बहुत हिम्मत करके कहते हैं, इस वक्त सिर्फ आप ही हैं जो मेरे बेटे को बचा सकते हैं, इसीलिए आपसे जो बन सकता है आप करिए, पर प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए। ओमकार जी की आंखों में दर्द साफ छलक रहा था, जिसे देखकर रुद्र अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगा कर कहता है, जो मैं करने जा रहा हूँ इससे मेरी शक्ति थोड़ी सी कम हो जाएगी, पर याद रखना ओमकार अवस्थी, मैं 2 बूंद खून का हिसाब वक्त आने पर सूद समेत ले लूँगा। इतना कहकर वो अपनी कटी हुई उंगली को अंश के मुंह में लगा देता है। उसी दिन शाम के वक्त ओमकार जी की आंखें खुलती है तो खुद को अपने घर में बरामदे में पाते हैं, और वहीं उनका बेटा अंश आंगन में उनके दोस्तों के हाथों में खेल रहा था। अपने बेटे को देखकर ओमकार जी ने होठों पर मुस्कुराहट आती है। वह समझ चुके थे कि अब सब कुछ ठीक है, और ऐसे ही वह दिन भी आता है। वह अंश यानी हमारी हीरोइन के पति श्री की शादी दिव्या जी से होती है, और उनके बाद दूसरी हीरोइन यानी अद्विका का जन्म भी होता है, और वह सब 5 साल की हो गई थी। ये वही दिन था जब अंश अपने 5 साल के बच्चे और पत्नी दिव्या को छोड़कर जम्मू के लिए निकल गए थे। अपने घर में बरामदे में बैठे ओमकार जी को आज फिर से वही
बरसों पुराना डर सताने लगा था। वो रह रहकर अपने दोनों हाथों आपस में मिलाते मानो कुछ ठीक नहीं लगता। उसके दिमाग में बस उनके बेटे अंश के दूर जाने का ख्याल आ रहा था। वो अंश को रोकना चाहते थे पर वे ऐसा न कर पाते। वहीं अंश ट्रेन में बैठा और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। अंश के चेहरे पर कोई डर, कोई अफसोस नहीं था। फिर आज उसने क्या किया है, क्योंकि अब उसके लिए सब बहुत आसान हो गया है। आखिरकार वह रुद्र का सबसे अच्छा दोस्त जो था, तो शिकार करना क्यों नहीं जानता। पर उसका यही शिकार करना आज उसके लिए बहुत परेशानी में डालने वाला था। जम्मू पहुंचने ही वह रुद्र के आलीशान महल में के लिए निकल जाता है। उसी दौरान वह गलती कर देता है, क्योंकि अंश जब जम्मू आता है रुद्र हमेशा उसके लिए बड़ी सी बग्गी भिजवाता है। पर आज स्टेशन पर कोई बग्गी नहीं दिखी थी। अंश को लगा कोई बात नहीं, कहीं बग्गी वाला रास्ते में होगा तो वह रास्ते में ही उनके साथ हो लेंगे। और वह उस महल की ओर निकल पड़ता है जहाँ जाने के लिए लोग सभी गलती से भी नहीं सोचते थे। अंश अभी कुछ देर दूर गया ही था कि उसे अपने आसपास कुछ अजीब महसूस होता है, जो नहीं होना चाहिए था। कि अंश अभी समझने की कोशिश करता है कि तभी उस पर किसी धारदार चीज से वार होता है। वह उस वार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह एक ही बार में जमीन पर गिर जाता है। अंश पूरी कोशिश कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर वह नाकाम रहता है, क्योंकि अब तक उस पर फिर एक और वार हो चुका था। इस बार अंश बिल्कुल खराब हालत में जमीन पर ही गिरा रहता था। तभी उसकी आंखों के सामने एक आकृति बनती है जो किसी औरत की थी। वह पूरी ताकत के साथ चिल्लाती हुई कहती है, तुम जब से पैदा हुए तब से मैंने तुझे मारने की कोशिश की, पर हर बार तुम बच जाता है, पर इस बार नहीं। इतना कहकर वह पूरी ताकत के साथ अपने हाथ में ली हुई तलवार को अनिकेत के सीने पर डालने के लिए आगे बढ़ती है कि उस महिला का सिर धड़ से अलग हो जाता है और दूसरे ही पल उसका बिना सर का शरीर जमीन पर गिर जाता है। ईशा, वैसे तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे इलाके में आकर मेरे ही दोस्त पर वार कर दोगी। ईशा की लाश के सामने खड़ा रुद्र अपनी नजरें ईशा से हटाकर अनिकेत को देखता है, जिसमें अभी भी जान बची हुई थी। अंश की आंखें बंद हो चुकी और साथ में वहीं रुद्र अंश को उठाते हुए कहता है, बस ऐसे ही सांस लेते रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर तभी अंश रुद्र के हाथ को पकड़कर कहता है, रुको रुद्र, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो, पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुम पहले भी एक बार मेरी जान बचा चुके हो और अब तुम फिर से ऐसा करोगे तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। इसीलिए तुम मेरी जान बचाने के लिए बजाय मेरे शरीर से खून निकाल लो, ताकि उन्हें जो अपनी 2 बूंद खून मुझे दिया था वही वापस ले सको।
अंश के बात पर रुद्र उसे कुछ देर तक देखता रहता है। फिर 2 बोतलों में अंश का खून भर लेता है। इतना होने के बाद अंश की भी आंखें बंद हो जाती है। आज अंश को गुजरे हुए 13 साल हो गए। अद्विका 18 की हो गई थी, पर वह अभी भी छोटी बच्ची की तरह पूरे बगीचे में दौड़ती रहती थी। रुक जा, तुझे बताती हूँ। लाज शर्म नहीं है। एक जस सब्जेक्ट में फेल हो के भी ऐसे घूम रही है जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया। दिव्या, जो अभी भी भाग रही थी, वह गेट पर जाकर हांफती हुई कहती है, माँ, आप तो इतना गुस्सा हो रही हो। इतना तो दादाजी भी नहीं हुए, और ना ही प्रिंसिपल सर ने कुछ कहा, क्योंकि वो सब तेरे दादाजी की पावर की वजह से है। पर मेरे सामने ये सब नहीं चलेगी। इतना कहकर दिव्या जी अपने हाथ में ले हुए छड़ी को ज़मीन पर फेंक के अंदर चली जाती है। अद्विका के आज सफ़ेद रंग की टॉप और लाल रंग की शर्ट पहन रखी थी। अद्विका अपने गणित के टीचर को कोसती हुई अपनी शर्ट की जेब में लॉलीपॉप निकालकर उसके ऊपर के रेपन को खोलने को होती है कि उसके हाथ से लॉलीपॉप छूटकर लुढ़क गई। सीधा वापस खड़े एक लैंड रेंज ओवर कार के नीचे चली जाती है। अद्विका भी झटपट झुक कार के नीचे से अपनी लॉलीपॉप निकालने की कोशिश करती है। अद्विका अपना हाथ बढ़ाकर कोशिश कर ही रही थी, उसने अपने पीछे से एक नरम आवाज़ आती है, मिस, क्या बात सकती है आप? मेरी कार के नीचे क्या कर रही हैं? अद्विका इस साले को बड़ा बेफिक्री से जवाब देती है, दिख नहीं रहा, अपनी लॉलीपॉप निकाल रही हूँ। कुछ देर के मेहनत के बाद आखिरकार अद्विका के हाथों पर उसका लॉलीपॉप आ जाता है। अद्विका लॉलीपॉप ले जैसे ही मुड़ती है, उसकी आंखें सीधा उसके सामने खड़े शख्स से लड़ जाती है। लंबे कद का वह शख्स जो हर औरत से सुंदर था, आज पहली बार अद्विका अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देख रही थी। खुद को ऐसे देखकर वह शख्स अद्विका के करीब हो उसके कान में अपनी मोहक आवाज़ में कहता है, मिस, आपकी रेड जैकेट बहुत छोटी है। ना जाने क्यों अद्विका को उस शख्स की बात से उसके कान गर्म हो गए और धड़कनें तेज। अद्विका बिल्कुल भी देर ना कर सीधा घर के अंदर भागती है और अपने कमरे में जा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। खुद को आईने में देखती है। जब नज़र अपनी शर्ट पर जाती होती है तो उसने अपने आप ही आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि झुकने के कारण उसके छोटे से स्कर्ट से उसके अंडरगारमेंट्स दिख रहे थे। अद्विका को समझने में देर नहीं लगती कि बाहर गेट पर मिला शख्स उसकी शर्ट छोटी होने की बात क्यों कही। वह जल्दी से अपना शर्ट थोड़ा नीचे करती हुई बुदबुदाती है, अद्विका, मुझे तो सच में किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता। उसके बाद अद्विका अपने कॉलेज के लिए निकली जाती है, जहां उसकी नज़र अपने घर के गेट के दरवाजे पर जाती है, जो कि खुला हुआ था कि तभी पीछे से दिव्या जी
उसे आवाज़ लगाती है, तुम बिल्कुल बिगड़ गई हो, 9 बजने वाले हैं और तुम अब तक घर पर हो। अद्विका कुछ बोलने को होती है कि दिव्या जी उसके आंख दिखाकर चुप कर देती है। फिर से कहती है, एकदम चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे, क्योंकि तुम नाश्ता कब की कर चुकी हो। अद्विका की कुछ बोलना सही नहीं समझती, वह सीधा कॉलेज के लिए निकल जाती है। आज अद्विका को सुबह से ही अजीब लग रहा था। वह सुबह सुबह अपनी मम्मी के पास यही बोलने गई थी, पर दिव्या जी ने उसे अच्छा खासा सुना दिया। अद्विका को उदास देखकर उसके बगल में बैठी रितिका पूछती है, क्या हुआ यार, मम्मी से डांट पड़ी? अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।